हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सफल 2.0 बैच फॉर सीयूईटी, जहां हम टारगेट करने वाले हैं आपका सीयूईटी 2024 का एग्जामिनेशन। सो आफ्टर प्रोड्यूसिंग अमेजिंग रिजल्ट्स इन साइंसेस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्ट्रीम फॉर सीयूईटी 2023, अब हमारा अगला टारगेट है सीयूईटी 2024। तो अगर मैं स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट की बात करूं, यानी कि लीगल स्टडीज की बात करूं, सो वी हैव प्रोड्यूस्ड अमेजिंग रिजल्ट्स, यानी कि जितने मेरे स्टूडेंट्स थे, most of them have scored above 99.9 percentile marks और उनके डिजायर्ड कॉलेजेस में एडमिशन भी हुआ है, चाहे वो बीएचयू है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, चाहे वो बीबीएयू है। क्या हमारी स्ट्रैटेजी थी, कैसे हमने डिस्कस की थी चीजें, क्या हमने रोड मैप फॉलो किया था, वो मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करती हूँ। सो हमारा जो फोकस था वो ये था कि वी एम्ड टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द कंटेंट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज वर प्रैक्टिस्ड। हम हर क्लास में क्या करने वाले हैं कि हम पहले कंटेंट को डिस्कस करेंगे और फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं लास्ट ईयर की भी बात करूं, जो आपका सीयूईटी 2023 का एग्जाम था, बच्चों का यही रिव्यू था कि मैम जो आपने क्लास के बाद क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में, और एग्जामिनेशन में भी कई बार कई जगह पर वो सेम क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे। सो लाइकवाइज हम यही चीज फॉलो करने वाले हैं फॉर सीयूईटी 2024। सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू फॉर द बेस्ट ऑफ द कंटेंट, चाहे वो लीगल स्टडीज की बात है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात है, अंडर दिस सफल 2.0 बैच। एंड साइडवाइज वी विल बी प्रैक्टिसिंग वेरियस नंबर ऑफ एमसीक्यूज आल्सो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं लीगल स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो इंडियन जुडिशरी का जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है हमारे पेपर के फॉर्मेट में। यानी कि लीगल स्टडीज में अगर हम जुडिशरी की बात करें तो 30% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। So before I proceed with today's session, let us quickly discuss कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। So सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड 3 ऑर्गन्स, यानी कि हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में हमारे कौन से 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देन स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, कि हमारी कंट्री में कितने लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज, कि जो हमारे अलग अलग लेवल्स पर कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट जज, इनकी पावर्स क्या क्या है, इनकी अपॉइंटमेंट्स क्या है, कैसे होती है, इनकी रिटायरमेंट एज क्या है, ठीक है, कौन इनको अपॉइंट करता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। देन वी विल टॉक अबाउट ट्राइब्यूनल्स, कि ट्राइब्यूनल्स हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए एक नया शब्द हो, इसका मतलब क्या है, क्या इसमें डिफरेंट है फ्रॉम द कोर्ट्स, इसमें क्या डिफरेंट चीजें फॉलो की जाती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसके एग्जांपल्स को भी जानेंगे। फिर हम बात करेंगे एडवर्सेरियल एंड इंक्विजिटोरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, जब भी किन्हीं दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है, तो उसे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे सुलझाएंगे, उसके दो मेथड्स हैं, एक है इंक्विजिटोरियल और एक है एडवर्सेरियल। उनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इन दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं, वो भी हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन लॉ सिस्टम और इसके साथ हम पढ़ेंगे सिविल लॉ सिस्टम। तो इन दोनों को भी हम पढ़ेंगे डिटेल में और इनके डिफरेंसेस को भी जानेंगे कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। और इन दोनों में हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री में इनमें से कौन से सिस्टम एप्लीकेबल हैं या हमारी कंट्री कौन सा सिस्टम फॉलो करती है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन लास्टली आज की क्लास के टॉपिक होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट लीगल ऑफिसर्स हैं जो हमारी कंट्री में एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब इनकी क्या क्या मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट है, क्या इनकी पावर्स हैं, क्या इनके रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, वो भी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस।
जो भी टॉपिक्स हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, जो भी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स सॉल्व करेंगे। एंड लास्टली आई विल बी गिविंग यू होमवर्क। होमवर्क में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जहां पर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है और उन क्वेश्चंस का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जहां पर अगर मुझे लगेगा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मैं कमेंट बॉक्स में भी आई विल बी एड्रेसिंग टू योर डाउट्स देन एंड देयर ओनली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट होमवर्क में जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करूंगी। सो विद दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास विद द फर्स्ट हेडिंग दैट इज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब क्या है? अब बिफोर आई बिगिन विद दिस सेशन मैं एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था या ये प्रॉब्लम थी उनकी कि मैम इंग्लिश लैंग्वेज कम यूज कीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं, उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इस सेशन में या आने वाले लीगल स्टडीज के सभी सेशंस में हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके पढ़ाया जाएगा ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं उनको भी सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं वहां पर आपके सभी कमेंट, आपके सभी क्वेश्चंस का डाउट का आंसर वहीं पर आपको दे दूंगी। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम मदर ऑफ ऑल लॉज कहते हैं। अब हम इसे मदर ऑफ ऑल लॉज क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जितने भी कानून बनेंगे, चाहे वो क्रिमिनल लॉज हैं, चाहे वो सिविल लॉज हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी लॉज है, चाहे वो हमारे इलेक्शन लॉज है, कोई भी जो लॉ है उसकी जो स्पिरिट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सिग्निफिकेंस या उसके पैरेलल होनी चाहिए। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हमें गारंटी करता है इक्वालिटी, कि हमारे देश में इक्वालिटी होगी, यानी कि कोई भी किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ समवंस रिलीजन, कास्ट, सेक्स, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। तो इन बेसिस पर किसी के साथ किसी भी तरीके की डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। तो ये इक्वालिटी का फीचर कहां गारंटीड है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मान लीजिए कल को कोई भी ऐसा कानून बनता है जो कि इस प्रिंसिपल के, कॉन्स्टिट्यूशन के इस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सिग्निफिकेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि इट इज नोन एज द ग्रैंड नॉर्म। तो मदर ऑफ ऑल लॉज के अलावा हम इसे कहते हैं द ग्रैंड नॉर्म। ठीक है, तो सबसे जो हमारे देश का ऊपर लेवल पे क्या है कानून, या जो जितने भी हमारे कानून बनते हैं वो अपनी स्पिरिट, अपना इथॉस कहां से ड्रॉ करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी चीज गारंटी कर रहा है हमें, जैसे हमारे को अलग अलग तरह के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये सब क्या है? अलग अलग तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें गारंटी किए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये कोई भी राइट अगर हमारा वायलेट होता है तो उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें अलग अलग चीजें प्रोवाइड करता है, चाहे वो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो हमारा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो ये कॉन्सेप्ट है कि हमारी कंट्री में किस तरीके से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होगी, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी, जो अलग अलग लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं उनके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको उसके 3 हिस्से होंगे, यानी कि उसके 3 ऑर्गन्स होंगे। अब ये 3 ऑर्गन्स बनाने का सिग्निफिकेंस क्या है? सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दैट। So let's first talk about 3 organs of constitution.
तो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से तीन तीन ऑर्गन्स हैं, हम ये बात करते हैं कि तीन ऑर्गन्स बनाने की जरूरत क्या है। तीन ऑर्गन्स बनाने के पीछे ये फिलॉसफी है सेपरेशन ऑफ पावर्स की। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम सभी सारी पावर्स एक ऑर्गन को दे देंगे तो देयर आर चांसेस कि जो वर्किंग है वो एफिशिएंट नहीं होगी और देयर विल बी चांसेस ऑफ करप्शन। इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग याद करते हैं दैट पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी कि अगर एक ही व्यक्ति को डिक्टेटर की तरह सारी पावर दे दी जाएगी तो वो उनका मिसयूज भी कर सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अलग अलग ऑर्गन्स बनाएं, उनमें पावर डिवाइड कर दें, ताकि अगर कोई भी एक ऑर्गन अपनी पावर को ज्यादा यूज कर रहा है या मिस यूज कर रहा है, दूसरे की पावर्स को एक्सीड कर रहा है, तो जो सेपरेट ऑर्गन्स हैं, जो बाकी के दो ऑर्गन्स हैं, उसे टोक सकते हैं या चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम इस पे अप्लाई हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से तीन ऑर्गन्स हमारे कंट्री में आज के दिन प्रेजेंट हैं या कौन से तीन ऑर्गन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। तो सबसे पहला है आपका लेजिस्लेचर, फिर है आपका एग्जीक्यूटिव, और फिर हम बात करते हैं हमारे जुडिशरी की। तो ये तीन ऑर्गन्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। अब हम हिंदी में देख लेते हैं इन्हें क्या कहते हैं। लेजिस्लेचर इज आर विधायिका, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज योर कार्यपालिका, ठीक है। जुडिशरी इज योर न्यायपालिका। अब इन तीनों ऑर्गन्स का सिग्निफिकेंस क्या है या इनका काम क्या है। तो लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, लेजिस्लेचर यानी कि उसमें हमारा पार्लियामेंट भी आ गया और हमारी स्टेट असेंबलीज भी आ गई। उनका काम क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है लेजिस्लेचर का, टू मेक लॉज। सो द प्राइमरी फंक्शन इज टू मेक लॉज, यानी कि कानून बनाना। अब वो किसी भी तरीके के कानून हो सकते हैं, क्रिमिनल लॉज भी हो सकते हैं कि कैसे अगर आपने ये एक्ट किया तो आपको इसकी ये पनिशमेंट मिलेगी। हमारे प्रॉपर्टी के लॉज हो सकते हैं, हमारे सक्सेशन के लॉज हो सकते हैं, हमारे फैमिली के लॉज हो सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के लॉज या कानून कौन बनाता है, हमारा लेजिस्लेचर। उसके बाद अगला जो ऑर्गन है दैट इज एग्जीक्यूटिव, जिसका काम है जो ये कानून बने हैं इनको इंप्लीमेंट करना, ठीक है, टू इंप्लीमेंट लॉज। टू इंप्लीमेंट लॉज, या ये चेक करना कि इन कानूनों का प्रॉपर एप्लीकेशन हो। जो भी कानून बनाया है, मान लो इसके अंदर हमने एक कोई राइट क्रिएट किया है, तो वो राइट का जो बेनिफिट है, मान लो यहां पर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है जिससे कि लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। अब उस सब्सिडी का बेनिफिट सभी लोगों तक पहुंचे, ये इंश्योर करना किसका काम होगा, ये इंश्योर करना काम होगा हमारे एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव का काम है टू इंप्लीमेंट दी लॉस। अब हम बात करते हैं जुडिशरी के बारे में, जो कि है हमारी न्यायपालिका। तो जुडिशरी का क्या काम है, जुडिशरी का काम है कि जब भी देयर इज एनी डिस्प्यूट, तो सबसे पहला काम क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कभी भी किन्हीं दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, यानी कि कोई कंफ्लिक्ट अराइज होता है, तो उसको रिजॉल्व करना, यानी कि उसका एक समाधान निकालना, उसको रिजॉल्व करना, उसको सोल्यूशन देना, वो काम किसका है, हमारी जुडिशरी का। अब जरूरी नहीं है कि जो जुडिशरी है सिर्फ दो लोगों के बीच का जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करेगी। जुडिशरी के पास पावर है अलग अलग लेवल ऑफ कोर्ट्स के पास, कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो भी कहां रिजॉल्व होगा, जुडिशरी में। किसी गवर्नमेंट और किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, वो भी कहां रिजॉल्व होगा, जुडिशरी के थ्रू। दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, वो भी कहां रिजॉल्व होगा, जुडिशरी के थ्रू। अब इसका सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमें अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ राइट्स गारंटीड हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे पास अधिकार है कि जो भी हमारे विचार हैं, थॉट्स हैं, हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं रिटन फॉर्म में, कि एक आर्टिकल लिखकर या स्पीच की फॉर्म में, ठीक है। तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? जुडिशरी। सो जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो आई होप अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि जुडिशरी का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, कि हमारी कंट्री में जो हमारी जुडिशरी है उसका क्या स्ट्रक्चर है। अब वो स्ट्रक्चर डिफाइन कहाँ है? स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया इज डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन provides hierarchy of courts। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है कि किस लेवल के अलग अलग लेवल पर ऑफ कोर्ट्स के कैसे बनेंगे, उनकी क्या पावर होगी, क्या उनके फंक्शंस होंगे, क्या उनकी लिमिटेशंस होंगी, कैसे वहां पर जजेस अपॉइंट होंगे, कैसे किन ग्राउंड पर उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ये सब चीजें कहां बताई गई हैं? ये सब चीजें बताई गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो लेट्स डिस्कस कि कौन कौन से लेवल ऑफ कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स ब्रॉडली। हमारी कंट्री में आज के दिन ब्रॉडली 3 लेवल हैं कोर्ट्स के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो टॉप मोस्ट है दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी कि जिसे हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब एपेक्स कोर्ट, अगर कोई बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है अच्छे से तो उसे जरूर पता होगा, ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार यूज की जाती है कि एपेक्स कोर्ट का ये फैसला आया, एपेक्स कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दिस। एपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी हायरार्की में सबसे ऊपर है, यानी कि टॉप मोस्ट लेवल पर है। उसके बाद सेकेंड आ जाता है हाई कोर्ट। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट लेवल पर है, हमारी कंट्री में आज के दिन सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है विच इज सीटेड इन, कहां पर बैठता है या इसकी सिटिंग कहां है? इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स की। तो जो हाई कोर्ट है इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट इन अ स्टेट, ठीक है। सो हाई कोर्ट क्या है? इट इज द हाईएस्ट लेवल कोर्ट इन अ स्टेट। जो सुप्रीम कोर्ट था दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट इन द कंट्री, जबकि हमारा हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट का सबसे ऊपर लेवल का कोर्ट है। अब अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट तो हमारी कंट्री में एक ही है, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं? कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। आज के दिन अगर हम बात करें, सो वी हैव एट प्रेजेंट वी हैव 25 हाई कोर्ट्स। आज के दिन हमारी कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि हमारी कंट्री में स्टेट्स तो बहुत सारे हैं बट नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कम क्यों है? क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ स्टेट्स मिलकर अपना एक सिंगल हाई कोर्ट बना ले। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, वहां पर भी कई स्टेट्स मिलकर एक हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। वैसे ही अगर हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पर 2 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, और एक यूनियन टेरिटरी भी है, चंडीगढ़। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स के अंडर अलग अलग स्टेट्स भी आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक स्टेट का एक ही हाई कोर्ट होगा, अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स कैन अमेलगमेट, वो मिलकर भी अपना एक हाई कोर्ट एस्टैब्लिश करवा सकते हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट के बाद हम बात करते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सबसे ऊपर कौन सा लेवल था? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हमारी कंट्री के लेवल पर सबसे ऊंचा लेवल पर कोर्ट कौन सा है। उसके बाद हमने बात करी स्टेट में सबसे ऊंचा कोर्ट कौन सा है। तीसरे लेवल पर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे ऊंचा कोर्ट कौन सा है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहां पर इसकी 2 डिविजन्स होती हैं, एक सिविल, एक क्रिमिनल। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जरूर होगा।
अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन प्रिसाइड करता है, उसकी पावर्स क्या हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर आई होप अब सबको समझ में आ गया है स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या है। ये 3 लेवल ऑफ कोर्ट तो एग्जिस्ट करते ही हैं, बट अब हमारी कंट्री में जैसे आया था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, कि नीचे लेवल तक भी लोगों के पास पावर्स होनी चाहिए, अधिकार जाने चाहिए, ग्राउंड लेवल तक भी वो बेनिफिट जाने चाहिए। तो वहां पर उन लोगों को पावर देने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया प्रोविजन ऐड किया गया लोक अदालत का, जहां पर कुछ सर्टेन टाइप ऑफ ऑफेंसेस या सर्टेन टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारे कंट्री का सबसे नीचे लेवल के कोर्ट्स होंगे उन्हें हम एक तरीके से लोक अदालत भी कह सकते हैं। बट फॉर्मली हमारी कंट्री में 3 ही कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। नाउ आफ्टर दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26th ऑफ जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आज सुप्रीम कोर्ट केम इनटू बीइंग और इट स्टार्टेड फंक्शनिंग। देन इट इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। देन मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, आज के दिन अगर हम बात करें, हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जजेस कितने हो सकते हैं, सो लेट्स राइट इट डाउन। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है। अब सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कितने हो सकते हैं। सो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारी 34, इट इज 34। बट क्या हमारी कंट्री में आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं? 34 नहीं है, इट इज 31 एट प्रेजेंट। अब इस 31 में आपका इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जो हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी इन 31 नंबर में इंक्लूडेड हैं। तो आज के दिन अगर हम बात करें, कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25, और नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? 31। जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कितने हो सकते हैं? 34। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग पावर्स दी गई हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पावर है हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है कि जो भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, या यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या अलग ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर्सेस द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डिस्प्यूट डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अब जरूरी नहीं है दो लोगों के बीच का, दो इंडिविजुअल के का डिस्प्यूट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया तो आप सीधा अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, नहीं। तो जनरल प्रोसेस होता है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो हमेशा लोअर को लोएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है हमारा, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो हमारा, वहां से केस इनिशिएट किया जाता है। बट कुछ सर्टेन केसेस ऐसे हैं जहां आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर फॉल करते हैं। अब हम बात करते हैं एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन की। तो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है? एपिलेट का मतलब है अपील, कि अपील क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका कुछ भी फैसला आता है और आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, मान लो आपको कॉम्पनसेशन मिलनी थी, आपको कुछ नुकसान हुआ, कोर्ट ने आपको कुछ कॉम्पनसेशन दी, बट आपको लगता है कि आप उससे संतुष्ट नहीं हो, या एक कोई भी क्राइम कमिट हुआ था और जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने कम सजा दी, आप चाहते हो कि जो अपराधी है उसको मैक्सिमम सेंटेंस अवार्ड की जाए या उसको डेथ पेनल्टी अवार्ड की जाए। आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं है,
तो अब अगली अपील कहाँ लाई करती है? तो जब भी आप हाई कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं हैं, आप वहां भी फर्दर कोई रिलीफ चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपील डाल सकते हैं कहां पर? इन दी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील आपकी यूजुअली कहां से जाती है? हाई कोर्ट के फैसलों से या हाई कोर्ट के डिसीजन से। अब इसके बाद थर्ड जुरिस्डिक्शन जो है इसका, दैट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है? इट मींस दैट जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं ऑन सर्टेन मैटर्स, बट ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी लीगल मैटर पे प्रेसिडेंट को एडवाइस दी तो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को वो एडवाइस फॉलो करनी पड़ेगी। इट इज द चॉइस और इट इज द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट मैटर्स अल्टीमेटली कि वो उस एडवाइस को फॉलो करना चाहता है या नहीं। लाइकवाइज सुप्रीम कोर्ट भी वो एडवाइस देने से रिफ्यूज कर सकता है, वो पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, दैट इज जुडिशियल रिव्यू, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट मैं आपको ब्रीफली अभी बता देती हूँ कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। सो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, इक्वालिटी का है, जैसे कि आप कहीं पर भी किसी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई एक ऐसा कानून बना दिया कि मान लीजिए हम सब्सिडी जो है सिर्फ मेल्स को प्रोवाइड करेंगे, फीमेल्स को नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो क्या है? ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहां पर आप जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर लॉ का। तो जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब हुआ? जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि जो हमारे कानून बने हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनमें कोई ऐसा पार्ट है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वो उसे जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं। यानी कि उसको देख सकते हैं कि उसका कौन सा ऐसा हिस्सा है उस कानून का जो लोगों के हित में नहीं है या जो लोगों के राइट्स के अगेंस्ट है, और उस हिस्से को हटा सकता है या उस हिस्से को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है। तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो क्या ये जुडिशियल रिव्यू की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है? नहीं, ये पावर हाई कोर्ट के जजेस को भी दी गई है अंडर आर्टिकल 226। अब जो कौन से इसके अंडर आर्टिकल आएंगे जब हम जुडिशियल रिव्यू डिटेल में पढ़ेंगे, देन आई विल बी डिस्कसिंग देम विद यू। सो अभी के लिए दीज आर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लाइकवाइज इफ वी टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की भी लाइकवाइज देयर इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब हुआ? कुछ ऐसे मामले होंगे जिनमें आपको नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। वैसे ही इसमें भी देयर इज एपिलेट जुरिस्डिक्शन। अब एपिलेट जुरिस्डिक्शन का भी यही मतलब हुआ, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं कहां पर? हाई कोर्ट में। अब तीसरी जो इसकी पावर है which is similar to the last power of the Supreme Court, that is your judicial review. Judicial review का क्या मतलब हुआ कि आपको लगता है कि अगर किसी गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ पास किया है जो लोगों के हित में नहीं है या उनके राइट्स के अगेंस्ट है, उनकी फ्रीडम के अगेंस्ट है, तो वहां पर भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो उस कानून को जुडिशियली रिव्यू करवाने के लिए। तो अगर हम इसकी यहां पर बात करें तो आर्टिकल 226 के अंदर पावर है हाई कोर्ट को, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के लिए है वी हैव आर्टिकल 32। अब बहुत से बच्चों ने मुझसे लास्ट ईयर भी पूछा था कि क्या हमें सभी आर्टिकल्स याद करने की जरूरत है? नहीं, जो भी मैं क्लास में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आर्टिकल्स बता रही हूं आपको सिर्फ वो मेमोराइज करने हैं। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 फॉर द जुडिशियल रिव्यू। 32 में हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स की बात कर रहे हैं और 226 में हम हाई कोर्ट के पावर्स की बात कर रहे हैं। सो ब्रॉडली दीज आर द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसका एक्चुअल नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज।
इसका एक्चुअल नाम है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। अब ये नाम इसे क्यों दिया गया है, ये दो टर्मिनोलॉजीज क्यों लिखी गई हैं? हम हाई कोर्ट जज बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज बोलते हैं, तो हम इसको सीधा डिस्ट्रिक्ट जज क्यों नहीं बोलते? व्हाई डू वी से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज? क्योंकि व्हेनेवर इट इज द सेम पर्सन, ये जो व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि ये दो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेम पर्सन है। इट इज जस्ट दैट जब वो सिविल केसेस सुन रहा होता है तो वो उसे एक डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, और जब वो क्रिमिनल केसेस सुन रहा होता है तो उसे हम सेशंस जज कहते हैं या सेशंस कोर्ट कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर अब हम बात करें पावर्स क्या हैं डिस्ट्रिक्ट जज की, तो वैसे ही इसकी भी अपनी एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि कुछ ऐसे केसेस होंगे, कुछ ऐसे ऑफेंसेस होंगे जिनके अंडर आप रिलीफ लेने के लिए सीधा डिस्ट्रिक्ट जज के पास या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे के कोर्ट्स हैं, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या सीजेएम का कोर्ट है, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, उनके जो फैसले आए उनसे आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहां जा सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को बेसिक क्लैरिटी हो गई कि किस किस तरह की पावर्स होती हैं हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, हाई कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उसकी क्या पावर्स हैं। नाउ आफ्टर दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर ट्राइब्यूनल्स। अब हो सकता है ये शब्द बहुत सारे बच्चों के लिए नया हो, कभी सुना भी ना हो, बट ट्राइब्यूनल्स क्या है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ये ट्राइब्यूनल्स बनाने की जरूरत क्या हुई? ट्राइब्यूनल्स क्या है? इनको हम क्वासी जुडिशियल बॉडीज कहते हैं। वी कॉल देम क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अब क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल तो आप समझ गए, यानी कि उनको डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि कहीं पर भी कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा है उसे रिजॉल्व करना है। क्वासी का क्या मतलब होता है? क्वासी मतलब सिमिलर टू, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू द जुडिशियल बॉडीज बट नॉट एग्जैक्टली लाइक द जजेस। अब यहां पर ट्राइब्यूनल्स में जो लोग यहां पे बैठ के डिसीजंस देंगे उनके पास जजेस के जैसी पावर्स होंगी बट जजेस वाली सारी पावर्स नहीं होंगी। अब इनका रीजन क्या है ऐसी बॉडीज बनाने का? व्हाई डू वी नीड क्वासी जुडिशियल बॉडीज और व्हाई डू वी नीड ट्राइब्यूनल्स? हमें क्या जरूरत है ट्राइब्यूनल्स को क्रिएट करने की? अब जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे कोर्ट्स में पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, या हमारे कोर्ट्स पर बर्डन जो है, वर्कलोड है, वो बहुत ही ज्यादा है। उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने ट्राइब्यूनल्स क्रिएट की अलग अलग फील्ड के लिए। ट्राइब्यूनल्स कैसे? हमारा इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है जैसे, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी हैव आवर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, जो कि इनकम टैक्स के मैटर्स को रिजॉल्व करेगा। कि अगर आपका कोई इनकम टैक्स से मैटर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, जरूरी नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, आप पहले ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, वहां अपने डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन क्लेम कर सकते हैं। उससे क्या है कि जो हमारे बाकी के कोर्ट्स हैं उनका जो बर्डन है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। वैसे ही वी हैव अनदर ट्राइब्यूनल दैट इज एनजीटी, दैट इज योर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब ये ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या करता है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का काम है कि अगर कोई भी एनवायरमेंट रिलेटेड इशू है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप पहले कहां जाएंगे? एनजीटी में। कि मान लीजिए कोई कहीं पर सड़क बन रही है या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है जिससे कि हमारे एनवायरमेंट पे इंपैक्ट बहुत ही नेगेटिव हो रहा है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आप एनजीटी में जा सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्पेसिफिक इश्यूज को डील करने के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल्स बनाई गई है। वैसे ही एक और ट्राइब्यूनल है हमारा सीएटी। सीएटी है हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? आई विल राइट इट डाउन फॉर योर कन्वीनियंस। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी कि जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं
उनका कोई भी डिस्प्यूट है, उनकी पेंशन से रिलेटेड, उनकी सैलरी से रिलेटेड, उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं उनसे रिलेटेड, अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो वो कहां पर जा सकते हैं, कैट में अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने जा सकते हैं। सो आई होप विद दिस आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा कि ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं, क्यों इन्हें क्रिएट किया जाता है, या व्हाट वाज द नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ द ट्राइब्यूनल्स। अब इसके बाद इट मे कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स विद लीगल बैकग्राउंड और जजेस। अब जो यहाँ पर ट्राइब्यूनल्स में जजेस होते हैं या जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं, वो हो सकता है कोई भी व्यक्ति जिसका लीगल बैकग्राउंड हो, या जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी यहाँ पर हम एज जजेस और एज डिसीजन मेकर्स अपॉइंट कर सकते हैं। देन इसकी नीड क्या है, व्हाई डू वी नीड ट्राइब्यूनल्स? इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब वो एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, आउटपुट कैसे बढ़ेगा? जब हमारे कोर्ट्स हैं उन पर अगर हम बर्डन कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कि आउटपुट बढ़ जाएगा। फिर हम बात करते हैं रिड्यूसेस बर्डन ऑफ कोर्ट्स। अब जैसे मैंने आपको रीजनिंग इसकी बताई ही कि ट्राइब्यूनल्स बनाने का मतलब क्या है या उसको बनाने की जरूरत क्यों है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द कोर्ट्स, कि जो हमारी इतनी ज्यादा पेंडेंसी है केसेस की उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी हमारी क्रिएशन ऑफ द ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, फिर इसके एग्जांपल्स क्या है, कैट मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एनजीटी भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी हैव ट्राई। ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आपके कोई टेलीकॉम रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं तो उसके लिए भी आपको डायरेक्टली कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां जाकर अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो इससे क्या है, लोगों को भी एडवांटेज हुआ कि वहां पर उनको लंबी डेट्स नहीं मिलेंगी, जल्दी से डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। जो टेक्निकल मेथड्स कोर्ट में फॉलो होते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो होता है, एविडेंस लॉ फॉलो होता है, या सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो होता है, वो टेक्निकलिटीज ट्राइब्यूनल्स में फॉलो नहीं होती। यहां पर कंपैरेटिवली इजी मेथड अडॉप्ट किया जाता है फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इसलिए मैक्सिमम लोग जो अपने छोटे मोटे डिस्प्यूट हैं, इनकम टैक्स का कोई डिस्प्यूट है, एनवायरमेंट का कोई डिस्प्यूट है, टेलीकॉम रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, उनको रिजॉल्व कराने के लिए डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, इन ट्राइब्यूनल्स में जा सकते हैं। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं। नाउ आफ्टर दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is your adversarial and inquisitorial model of dispute resolution. अब मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया कि मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूं, या एक व्यक्ति ने दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज किया, या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को डिफेम किया, डिफेम यानी कि उसकी रेपुटेशन को हार्म किया, तो वो क्या हो गया, उससे दो लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट अराइज हो गया या डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब इस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन, इसके दो तरीके हैं, एक है एडवर्सेरियल और दूसरा है इंक्विजिटोरियल। इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो डिफरेंसेस हैं इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, इस साल भी आए थे। जो बच्चों ने पेपर डिस्कस किया था मेरे साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे जुडिशरी के टॉपिक से, और उसमें एडवर्सेरियल में और इंक्विजिटोरियल में जो डिफरेंसेस हैं वो स्पेसिफिकली हमसे पूछे गए थे। सो एडवर्सेरियल का मतलब क्या है और इंक्विजिटोरियल का मतलब क्या है? सो एडवर्सेरियल एंड इंक्विजिटोरियल, अगर हम एडवर्सेरियल की बात करें तो यहां पर वी कैन से लॉयर्स हैव और वी कैन से जजेस टेक द बैक सीट। Backseat in dispute resolution, or simply we can say lawyers are proactive, lawyers play a proactive role। ठीक है, यहां पर क्या है, इंक्विजिटोरियल में जजेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, important or we can say active role, they are not passive here।
सो एक्टिव और पैसिव का क्या है? एक्टिव मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। पैसिव मतलब जो शांत है, जो देख रहा है कि क्या स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं, क्या टेक्निकलिटीज अराइज हो रही हैं। तो अगर हम एडवर्सेरियल की बात करें तो यहाँ पर जजेस टेक द बैक सीट इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड लॉयर्स प्ले अ प्रोएक्टिव रोल। यानी कि लॉयर्स का जो है वो रोल बहुत ही अहम है। वो अपने जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, एविडेंसेस प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कोर्ट में। तो यहाँ पर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में एक बहुत ही अहम रोल होता है किसका? लॉयर्स का। सो इंक्विजिटोरियल में क्या है? इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में लॉयर्स की बजाय जजेस का प्रोएक्टिव रोल रहता है। कैसे? अब ये पार्टिसिपेट करते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में भी। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉरी, इन दोनों में प्राइमरी डिफरेंस क्या है कि हेयर इन द एडवर्सेरियल सिस्टम लॉयर्स आर प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल, इन द इंक्विजिटोरियल सिस्टम जजेस आर प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल। बट इसके इन दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एडवर्सेरियल सिस्टम में क्या है? क्लाइंट्स के इंटरेस्ट प्रॉपरली एड्रेस किए जाते हैं उनके लॉयर्स के द्वारा। यहां पर क्या है? इंक्विजिटोरियल में एज इट इज ड्रिवन बाय द जज, जज जो है वो फ्रंट सीट पे है, यानी कि वो प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा बन रहा है, वो एविडेंस कैसे प्रेजेंट होंगे उसका भी हिस्सा बन रहा है। तो वहां पर चांसेस हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कुछ बायसनेस हो, यानी कि वो एक पार्टी के फेवर में ऑलरेडी उस प्रोसेस में हो जाए। अब क्योंकि यहाँ पर जजेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, एविडेंस कलेक्शन का पार्ट नहीं है, तो यहां पर बायसनेस के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो अगर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम हमारी कंट्री में कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं या कौन सा मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हम फॉलो करते हैं। सो इन आवर कंट्री वी फॉलो द मॉडल ऑफ एडवर्सेरियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन इंडिया we follow adversarial model of dispute resolution। यानी कि लॉयर्स का बहुत ही अहम रोल है एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, और वो अच्छे से अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को पुट फॉरवर्ड करते हैं इन दी कोर्ट्स। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड एडवर्सेरियल और इंक्विजिटोरियल में बेसिक डिफरेंस क्या है। इसमें I would like to pose a question to all of you. It is a sort of homework for you all कि कौन सी कंट्रीज में इंक्विजिटोरियल मॉडल फॉलो होता है और कौन सी कंट्रीज में एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉलो होता है अपार्ट फ्रॉम इंडिया। ये मुझे आपको बताना है अपार्ट फ्रॉम इन योर कमेंट सेक्शन में। मुझे जरूर इस चीज का आंसर कीजिएगा कि कहां पर इंक्विजिटोरियल मॉडल फॉलो हो रहा है और कहां पर एडवर्सेरियल मॉडल फॉलो हो रहा है। आफ्टर दिस नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज कॉमन लॉ सिस्टम। अब इसके साथ हम एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज सिविल लॉ सिस्टम। तो कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन या कॉमन लॉ सिस्टम का फीचर क्या है? जुडिशरी मेक लॉज थ्रू जुडिशियल डिसीजंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने जस्ट बिल्कुल बिगिनिंग में या शुरुआत में क्या पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इन तीनों ऑर्गन्स के अलग अलग फीचर्स थे। अब इनमें हमने ये जाना था कि लॉ बनाने का, कानून बनाने का काम किसका था? कानून बनाने का काम था लेजिस्लेचर का। हमारी जो विधायिका है वो जो है वो कानून बनाती है। बट अब हम बात करें कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में कि जुडिशरी ऑल्सो मेक लॉज। ठीक है, कि जुडिशरी भी लॉज पास कर सकती है थ्रू जुडिशियल डिसीजंस। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। जैसे कि एक केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा गाइडलाइंस आई थी उसमें, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर वर्क प्लेस। तो वो जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो किया गया और उनके बेसिस पे फिर हमने लॉज भी क्रिएट किए कि कैसे हम विमेन को वर्क प्लेस पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
फ्रॉम दिस सेक्सुअल हरासमेंट। वैसे ही हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया, या हमें ग्रीन क्रैकर्स यानी कि जो कम पोल्यूशन क्रिएट करते हो ऐसे क्रैकर्स को हम यूज करें। तो टाइम टू टाइम ऐसी गाइडलाइंस या ऐसे लॉज जो हैं जुडिशरी अपने जुडिशियल डिसीजंस के द्वारा हमें देते रहते हैं और जिनको हम फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जुडिशरी का काम, मेजर काम क्या है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, बट उसके साथ साथ लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ लॉज क्रिएट करना। बट जो जज मेड लॉज हैं दे कैन नॉट ओवरराइड द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट उन लॉज के पैरेलल फिर नए लॉज क्रिएट करता है। बट इन द टाइम बीइंग जो हमारे जुडिशरी ने लॉज बनाए हैं हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं एज द गाइडलाइंस। तो ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला एक एग्जाम्पल था आप सबके लिए। वैसे ही नेक्स्ट वी हैव सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन। सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव हैज द पावर टू मेक लॉज। अब इनमें डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में जजेस भी हैं, वो जुडिशियल डिसीजन के थ्रू लॉज बना सकते हैं। बट सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन में सिर्फ दो ही ऑर्गन्स हैं जो कानून बना सकते हैं, एक तो हमारा लेजिस्लेचर और दूसरा हमारा एग्जीक्यूटिव। यहां पर जुडिशरी हैज नो पावर टू मेक लॉज। ठीक है, जुडिशरी has no powers to make laws. All right. तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी कंट्री में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है या कौन सी जुरिस्डिक्शन अप्लाई करती है, वेदर इट इज कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन और इट इज सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन, विच जुरिस्डिक्शन इज अप्लाइड टू आवर कंट्री। तो हियर द आंसर इज in India, common law jurisdiction या common law system is applicable। ठीक है, तो हमारी कंट्री में कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन एप्लीकेबल है, यानी कि हमारे जो जजेस हैं वो अपने डिसीजंस के द्वारा कानून बना सकते हैं, पर वो कानून हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर नहीं हो सकते। अल्टीमेट पावर किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास। जो हमारे जुडिशरी ने गाइडलाइंस दी है कानून की फॉर्म में, उन पर फाइनल लॉज फिर कौन बनाता है, हमारा लेजिस्लेचर, जो कि पार्लियामेंट भी हो सकता है और हमारी स्टेट असेंबलीज भी हो सकती हैं। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन क्या है और हमारा सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन क्या है। मैं एक जल्दी से इसको ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ आप सबके लिए। तो कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में क्या है, जो जुडिशरी है, हमारा जुडिशरी का जो ऑर्गन है वो भी लॉ बना सकता है इन दी बाय देयर जुडिशियल डिसीजंस। जबकि सिविल लॉ में क्या है, सिविल लॉ में सिर्फ एग्जीक्यूटिव और हमारा लेजिस्लेचर जो है वो ही कानून बना सकते हैं। सो दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट टू कॉन्सेप्ट्स। और हमारी कंट्री में हम कौन सा जुरिस्डिक्शन फॉलो करते हैं, वी फॉलो द कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन। ऑलराइट, आफ्टर दिस नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब ये टर्मिनोलॉजी बहुत सारे बच्चों के लिए नई भी हो सकती है, और जो बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं उनको तो ये शब्द के मतलब भी पता होगा और उन्होंने इसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुना भी होगा। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, तो इस सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मान लो कोई भी लीगल डिस्प्यूट अराइज होता है, उसको हमारे बिहाफ पे रिप्रेजेंट कौन करता है कोर्ट में, हमारा लॉयर या हमारा एडवोकेट। ठीक है, तो लाइकवाइज अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक्शन लेना है या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेना है, और लाइकवाइज आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एक पर्टिकुलर एक्शन से या उसके किसी एम्प्लॉय ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया है या आपके साथ फ्रॉड किया है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अब जैसे हमें रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में हमारे लॉयर्स या हमारे एडवोकेट्स, लाइकवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल अफेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि जब भी कोई केस होगा एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एक्स, जहां पर एक पार्टी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वहां पर उसे रिप्रेजेंट करने कौन आएंगे, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो दिस इज द प्राइम फंक्शन
टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कोर्ट इन द लीगल मैटर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है टू गिव लीगल एडवाइस। अब हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको किसी लीगल मैटर पर एडवाइस चाहिए कि हमें कैसे इस चीज को या इस केस को फॉलो अप करना चाहिए, इस लीगल मैटर पे हमारा क्या स्टांस होना चाहिए। तो वहां पर कौन एडवाइस करता है? द एडवाइस इज गिवन बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आई होप अब आपको ब्रीफ आइडिया हो गया कि अटॉर्नी जनरल होते क्या हैं और उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। नाउ लेट अस गो थ्रू दीज पॉइंट्स। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन या ये आपको पता होना चाहिए। ही इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर और इनकी अपॉइंटमेंट होती है अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनको अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 76 एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन करता है इनकी अपॉइंटमेंट? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस टू बिकम एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? टू बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अगर आपको हमारी कंट्री का अटॉर्नी जनरल बनना है तो क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, जो एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, वही कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर भी। यानी कि अगर आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है सो यू शुड बी एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ सुप्रीम कोर्ट जज, देन ओनली यू कैन बिकम अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि कौन अपॉइंट करता है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब जैसे ही प्रेसिडेंट को लगता है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं अपनी ड्यूटी सिंसियरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनको हटाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री ओनली। क्योंकि जनरल प्रोसेस भी यही होता है, जो व्यक्ति अपॉइंटमेंट करता है वही रिमूव कर सकता है, उससे हायर अथॉरिटी रिमूव कर सकती है। कभी भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के जो जूनियर्स हैं, जो नीचे हैं हायरार्की में, वो आपको रिमूव नहीं कर सकते आपके ऑफिस से। ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड टिल हियर। Then he is assisted by the Solicitor General and 4 additional Solicitor Generals. तो यहाँ पर जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, क्योंकि उन पे वर्कलोड इतना ज्यादा होता है, तो उनकी असिस्टेंस के लिए एक और है पर्सन, दैट इज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑल्सो। अब ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए कितने सॉलिसिटर जनरल हैं या कितने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स हैं। तो ये जो माइन्यूट डिटेल्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। अब जितने भी टॉपिक्स हम आज कवर कर रहे हैं, चाहे वो हमने हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पढ़ा, पावर्स ऑफ कोर्ट्स पढ़ा, ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने कॉमन लॉ, सिविल लॉ, जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ा, एडवाइजरी इंक्विजिटोरियल सिस्टम के बारे में पढ़ा, उन सबको आपको एनसीईआरटी की बुक से जरूर पढ़ना है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। हियर इट इज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे आप टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि वो हमारी पूरी कंट्री के को रिप्रेजेंट करते हैं या हमारे यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं लीगल मैटर्स में। वैसे ही स्टेट का जो लीगल ऑफिसर है, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है, वो कौन है? ही इज द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। अब उनको अपॉइंट किया गया है अंडर आर्टिकल 165 एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करने वाला है? गवर्नर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट कर रहा था? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब दो और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ गए यहाँ पर कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंडर हमारा अपॉइंटमेंट होती है? अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट होती है अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी पावर्स के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्या पावर्स थी,
उनका प्राइमरी फंक्शन था या उनका प्राइमरी रोल था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट है तो स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में कौन रिप्रेजेंट करेगा? द स्टेट गवर्नमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द एडवोकेट जनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो जितने स्टेट्स उतने एडवोकेट जनरल्स, हर स्टेट में एक जो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होगा वो कौन होगा? दैट पर्सन विल बी द एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट। ऑलराइट, अब यहां पर इसके बाद नाउ लेट्स okay, before I proceed with the question answers, I'll write down the important articles that we have discussed today. So the important articles that we have discussed today, सबसे पहले हमने बात की आर्टिकल 32, फिर आर्टिकल 226, then we talked about article 76 and article 165. अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? आर्टिकल 32 बात करता है सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर, ठीक है। लाइकवाइज 226 बात करता है हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर। देन आर्टिकल 76 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लाइकवाइज आर्टिकल 165 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। ऑलराइट, अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। जितने भी टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस उन पे फ्रेम किए जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर्स में कैसे उनसे क्वेश्चंस आए हैं। सो लेट्स बिगिन विद देम क्विकली। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हिच मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज फॉलोड इन इंडिया। हमारी कंट्री में कौन सा मॉडल है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो फॉलो किया जाता है? हमने दो मॉडल्स पढ़े थे, एडवर्सेरियल एंड इंक्विजिटोरियल। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट। पहला ऑप्शन कहता है कि हमारी कंट्री में एडवर्सेरियल मॉडल फॉलो किया जाएगा, दूसरा कहता है इंक्विजिटोरियल फॉलो किया जाएगा, तीसरा कहता है ब्लेंड ऑफ बोथ, यानी इन दोनों का मिक्सचर जो है वो हमारी कंट्री में एप्लीकेबल होता है। इन दोनों को मिलाकर हम हमारा डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं, एक नया मेथड इवॉल्व करते हैं, और नन ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एडवर्सेरियल मॉडल। हमारी कंट्री में वी फॉलो एडवर्सेरियल मॉडल। अब इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? दैट हियर द लॉयर्स आर प्रोएक्टिव, ठीक है। और इंक्विजिटोरियल में क्या था? द जजेस आर मोर प्रोएक्टिव, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्या पूछा गया है, क्या आपको ऑप्शंस एकदम से यूं नहीं है कि आपको ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ते ही यूं लगता है इसको तो मुझे आंसर आता है और जल्दी से जंप करोगे ऑप्शंस पे और उसे मार्क कर दोगे। नो, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, वेरी काम वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ पर वर्ड नॉट आ जाता है, या करेक्ट की जगह इनकरेक्ट लिखा होता है, या ट्रू की जगह फॉल्स लिखा होता है। अगर आपने वो चीज छोटी सी मिस कर दी तो उससे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। आपको वो नहीं करना है, जल्दी करो बट जल्दबाजी मत करो। यानी कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो और फिर उसे आंसर करो। नाउ आफ्टर दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is the final interpreter of the constitution? कि हमारे अगर कल को कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की इस पर्टिकुलर आर्टिकल का क्या मतलब है, या हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे, तो वो कौन करेगा, ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ऑप्शन ए कहता है पार्लियामेंट, यानी कि हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा जुडिशरी है, सी एग्जीक्यूटिव, और डी कहता है स्टेट असेंबलीज। तो किसका फंक्शन है ये? दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं गार्डियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट।
और इसके साथ साथ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो चीजें अटैच्ड हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, बट आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। बट द गार्डियन कौन माना जाता है? गार्डियन इज कंसीडर्ड टू बी द सुप्रीम कोर्ट। एंड फाइनल इंटरप्रेटर कि कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन में हमें कोई कंफ्यूजन है, उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन हमेशा सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा। विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? हमारी कंट्री में आज के दिन कितने हाई कोर्ट्स हैं? इसमें तुक्का नहीं लगाना है कि जितने स्टेट हैं उतने ही हाई कोर्ट्स होंगे, नो। जैसे मैंने आपको बताया था, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स मिलके भी एक हाई कोर्ट बना सकते हैं, या स्टेट और यूटी मिलके आपस में एक हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इस तरीके से लेट अस सी कि व्हाट विल बी द राइट नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री। इज इट 23, 24, 25 or 26? So the correct answer for this question will be option C. आज के दिन हमारी कंट्री में जो नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स है दैट इज अप टू 25। अब इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कि एडवर्सेरियल मॉडल के फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट, रोल ऑफ जजेस इज मोर प्रोएक्टिव। नो, क्योंकि जजेस का प्रोएक्टिव रोल कहां पर होता है? जजेस का प्रोएक्टिव रोल होता है इंक्विजिटोरियल मॉडल में। रोल ऑफ जजेस इज मोर प्रोएक्टिव और रोल ऑफ एडवोकेट्स इज मोर प्रोएक्टिव। तो यहां पर ये क्या है? करेक्ट है, क्योंकि एडवर्सेरियल में हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो दे आर ऑन द फॉरफ्रंट ऑफ द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इन इंडिया एडवर्सेरियल मॉडल इज एप्लीकेबल, यस। In India, inquisitorial model is applicable? No. So the correct answer is option 2 and 3. ये कहां पर है? Option B में। So this way you have to answer the question. सभी पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इनमें हो सकता है पढ़ते हुए आपको माइन्यूट सी कंफ्यूजन हो जाए, और बहुत ही शांति से फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें वर्ड है इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ठीक है, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गिव्स एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट, ठीक है। ही हैज अ राइट टू अपीयर इन द कोर्ट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। राइट टू अपीयर इन द कोर्ट मतलब जब उसको कोर्ट्स में जाने का अधिकार है तभी तो वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। He can attend the proceedings of parliament. This is also correct. जो हमारी प्रोसीडिंग्स हैं पार्लियामेंट में, अगर कोई भी किसी बिल पे चर्चा हो रही है, कोई हियरिंग हो रही है, उसका हिस्सा बन सकते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ही कैन वोट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज नॉट करेक्ट। सो दिस इज इनकरेक्ट कि ये हमारे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जाकर सुन सकते हैं, उनका हिस्सा बन सकते हैं, बट वहां पर वोट नहीं कर सकते। वोट सिर्फ जो वहां पर एमपीज हैं वही वोट डाल सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वोट करने का अधिकार नहीं है हमारी पार्लियामेंट में। सो इनकरेक्ट क्या हुआ? ऑप्शन डी। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ऐसे जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, आराम से सोच करके आंसर करना है, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। Who was the first Attorney General of India? ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि हमारी कंट्री के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? एमसी सेटलवर्ड, के वेणुगोपाल, आर वेंकटरमन और कृष्णा अय्यर। सो इसका करेक्ट आंसर है एमसी सेटलवर्ड। ही वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ आवर कंट्री। अब के वेणुगोपाल, कई लोग सोचेंगे एट प्रेजेंट ही इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नो, आज के दिन अगर हम बात करें तो आर वेंकटरमन इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनसे पहले जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे मिस्टर के वेणुगोपाल। एट प्रेजेंट आर वेंकटरमन इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ आवर कंट्री। ऑलराइट, व्हाई डू वी नीड ट्राइब्यूनल्स? हमें ट्राइब्यूनल्स की जरूरत क्यों है? टू ओवरकम बर्डनिंग ऑफ कोर्ट्स, यस। फॉर एफिशिएंसी इन जस्टिस डिलीवरी, हाँ जी, जब कोर्ट पे बर्डन कम होगा तभी तो एफिशिएंटली डिसीजंस आएंगे, तभी तो आउटकम अच्छा आएगा। Then to provide easy and speedy justice, yes.
इजी एंड स्पीडी जस्टिस कैसे प्रोवाइड करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था, कोर्ट में तो पूरा टेक्निकल प्रोसीजर फॉलो होता है, बट ट्राइब्यूनल्स में वो टेक्निकल प्रोसीजर को रिमूव कर दिया जाता है, वहां पर एक इजी प्रोसीजर फॉलो होता है, बिकॉज ऑफ विच वी गेट इजी एंड स्पीडी जस्टिस। ठीक है, देन डी ऑप्शन से इज ऑल ऑफ द अबव। सो इनमें से इसका क्वेश्चन का मतलब था हमें ट्राइब्यूनल्स क्यों चाहिए, ये तीनों कंडीशन सही हैं, सो डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर द राइट रीजंस फॉर क्रिएशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स। विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? हमारी कंट्री के अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट और गवर्नर। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, that he is appointed by the president of our country under article 76। ठीक है, so attorney general of India appointed under article 76 by the president of our country, और उनको रिमूव भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव which of the following is not an example of tribunal? अब यहां पर not लिखा है, ये बहुत ध्यान से आंसर करना है, ये नॉट शब्द को अगर मिस कर दिया तो इस क्वेश्चन की पूरी सेंस ही चेंज हो जाएगी। सो फर्स्ट वन सेज कैट, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। क्या ये एक ट्राइब्यूनल है? इसके नाम में ट्राइब्यूनल आ रहा है, सो दिस इज अ ट्राइब्यूनल। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। जज, क्या वो एक ट्राइब्यूनल है? नो, सो ही इज नॉट ए ट्राइब्यूनल। Judge is part of the judicial system. Try Telecom Regulatory Authority of India, it is also a tribunal. तो इनमें से कौन हमारा ट्राइब्यूनल नहीं है? It is the judge. ठीक है, rest three are the tribunals existing in our country. After this, next we have who drafted Indian Constitution. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने ड्राफ्ट किया था, किसने बनाया था? फर्स्ट इज कृष्णा अय्यर, बी सेज MC Setalwal, C says Dr. B.R. Ambedkar, and D says R.K. Venkataraman. So what will be the right answer? The right answer is option C. Dr. B.R. Ambedkar is the one who drafted the Indian Constitution. All right. After this, now let's move to the next. It is your homework. Homework में there are 4 questions. ये क्वेश्चंस को आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सोचना है इनका आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर इसी सीक्वेंस में 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में आपको आंसर्स भी बताने हैं। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगी तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल बी आंसरिंग टू योर डाउट्स देयर ओनली। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कब हुआ था? व्हेन इट केम इनटू फोर्स, यानी कि उसे अडॉप्ट कब किया गया, वो बन के कंप्लीट होके उसको अडॉप्ट कब कर लिया था, और उसको अप्लाई कब करने लगे थे। ये 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंट डेट्स हैं, वो आपको मुझे बतानी है। देन हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल तो मैंने आपको बता दिया कौन है, आपको मुझे बताना है एट प्रेजेंट हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ आवर कंट्री। देन कैन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वोट इन पार्लियामेंट? इवन दो वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन पार्टली इन द MCQs जो हमने सॉल्व किए हैं, बट स्टिल you have to answer this in the question section or in the comment section. A fifth question मैंने आपसे पूछा था, in which countries, जो मैंने आपको सेशन के बीच में पूछा था, inquisitorial system is followed. ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, कि कौन सी कंट्रीज में इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉलो किया जाता है। यू हैव टू टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो ब्रीफली हमने आज क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस की? स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी के बारे में हमने डिस्कस किया, उससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, 3 ऑर्गन्स के बारे में जाना कि कौन कौन से 3 ऑर्गन्स हैं, क्या उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के बारे में जाना कि क्या क्या लेवल ऑफ कोर्ट्स हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे जो अलग अलग लेवल ऑफ कोर्ट में जजेस हैं उनकी पावर्स क्या हैं, उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब्यूनल्स कि ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं, उनको क्यों क्रिएट किया गया, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए। Lastly, or before we come to the last portion, we also discussed adversarial inquisitorial model of dispute resolution and civil law and common law jurisdiction को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया,
और फिर हम आए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, कि कौन उन्हें अपॉइंट करता है, कौन से आर्टिकल के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट होती है। और एक स्लाइड में मैंने आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके भी बताया कि अभी तक जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया उसमें कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि इस साल पेपर में क्या हुआ था, मैच द फॉलोइंग में सीधा आर्टिकल्स पूछ लिए गए थे कि कौन सा आर्टिकल अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, कौन सा आर्टिकल अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। सो दिस वे यू हैव टू मेमोराइज दीज आर्टिकल्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड इन द पर्टिकुलर स्लाइड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अ जनरल सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही किया है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, it is my suggestion or advice to all the students who are starting their preparation for CUET Legal Studies 2024 कि जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हो मेरे साथ, उसको साथ के साथ NCERT से जरूर पढ़ लो। उससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे साथ साथ पूछ पाओगे, नहीं तो एट द एंड ऑफ द सिलेबस आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पाइल अप हो जाएंगे, क्लैरिटी इतने अच्छे से नहीं आ पाएगी। सो प्लीज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर एक बार एनसीईआरटी से इन सब टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिए। और कोई भी डाउट्स हैं इस क्लास में, जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, कोई भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट अराइज होता है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी आंसरिंग टू योर डाउट्स देयर ओनली। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे अहेड। लेट्स सी यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।